हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में इस चैप्टर में हमें देखना है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याएं। हमारी आवश्यकताएं अनंत है, परंतु उनकी पूर्ति करने के संसाधन सीमित है। हमने पहले भी देखा था कि इंसान की मानव की आवश्यकताएं अनंत होती है। एक आवश्यकता पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। तो यानी कि हमारी आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो संसाधन अपने सामने मौजूद है वो अनंत नहीं है, वो तो सीमित है। उनकी क्वांटिटी इज लिमिटेड। साथ ही अर्थव्यवस्था को यह भी निश्चय करना है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और संसाधनों को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाए। अर्थव्यवस्था के सामने यह भी समस्या आती है कि हमें किन वस्तुओं और किन सेवाओं का उत्पादन करना है। अपने पास जो संसाधन मौजूद है उनका उपयोग करके हम क्या बनाएं, कौन सी वस्तुएं कौन सी सेवाएं बनाएं और इन संसाधनों का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। यानी कि अपने सामने चयन की समस्या भी पैदा हो जाती है कि हम किन वस्तुओं और किन सेवाओं को बनाने का चयन करें और उसके लिए हम किन संसाधनों का प्रयोग करें। तो अपने सामने चयन की समस्या भी उत्पादित हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो संसाधन सीमित है और दूसरा संसाधनों के बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकते हैं। जैसे कि एक संसाधन है, प्राकृतिक रूप से एक संसाधन मौजूद है, वो है लौह अयस्क, लोहा। अब इस लोहे का प्रयोग हम साइकिल बनाने के लिए करें या इस लोहे का प्रयोग हम रेलगाड़ियां बनाने के लिए करें, यह एक चयन की समस्या अपने सामने पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोहा सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है। कभी ना कभी यह लोहा खत्म हो जाएगा। तो यानी कि एक चयन की समस्या भी किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने एक प्रमुख समस्या आती है। तो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है जिसके बारे में हमें बात करनी है। एक तो है संसाधनों के आवंटन की समस्या, संसाधनों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए। दूसरी समस्या है संसाधनों के उपयोग की समस्या कि हम कैसे संसाधनों का मैक्सिमम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। और तीसरी है संसाधनों में संवर्धन की समस्या कि कैसे हम संसाधनों को लगातार बढ़ा सकते हैं। एक एक करके तीनों समस्या के बारे में हम देखने वाले हैं। पहला है संसाधनों का आवंटन कैसे करें। किसी भी अर्थव्यवस्था को तीन आधारभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो कि संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। तो संसाधनों के आवंटन से संबंधित प्रमुख रूप से तीन समस्या अपने सामने आती है। कौन कौन सी समस्या है एक एक करके हम देख लेते हैं। पहली है किन वस्तुओं तथा सेवाओं का तथा कितनी मात्राओं में उनका उत्पादन किया जाए। पहली समस्या है कि हम कौन सी चीज बनाएं। अपने पास जो संसाधन है, जैसे कि हमने लोहे का एग्जांपल देखा कि लोहे से हम रेलगाड़ियां बनाए कि साइकिल बनाए, साथ ही कितनी मात्रा में बनाए। मान लीजिए कि हमने सोच लिया कि हमें साइकिल बनानी है लोहे का प्रयोग करके, तो कितनी साइकिल बनाए। यह भी अपने सामने एक संसाधनों के आवंटन से संबंधित समस्या देखने को मिलती है। दूसरी समस्या है इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को हम कैसे अंजाम दें, कैसे बनाए। साइकिल बनानी है तो कैसे बनाए, रेलगाड़ी बनानी है तो कैसे बनाए। कैसे बनाए मतलब कि क्या हम श्रमिकों का ज्यादा उपयोग करें या मशीनों का ज्यादा उपयोग करें। श्रमिकों का अगर ज्यादा उपयोग कर रहे हैं मतलब श्रम गहन विधि है, और मशीनों का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो वो पूंजी गहन विधि है। तो ये दूसरी समस्या है कि इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हम किस विधि से करें। और तीसरी समस्या है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। क्या हम लोहे से लग्जरी कार बनाएं और लग्जरी कार बनाकर हम मार्केट में उसे बेचें और जो व्यक्ति इसको खरीदने के लायक होगा, जिसकी क्षमता होगी, वो ही खरीद पाए। या फिर हम साइकिल बनाएं ताकि सभी लोगों को हम फ्री में या कम दाम में उसे बांट सकते हैं। तो इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये संसाधनों के आवंटन से संबंधित तीसरी समस्या अपने सामने आती है। एक एक करके तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन तीन मूलभूत क्वेश्चन, इन तीन मूलभूत समस्याओं से जुड़ी हुई कुछ बातें देख लेते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन हम कैसे करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसमें मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों के हाथ में कंट्रोल होता है,
इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन के जो साधन है, जैसे कि भूमि हो गया, पूंजी हो गई, इन सब पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तथा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। और इस प्रकार की पूंजीगत अर्थव्यवस्था में हम क्या वस्तुएं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कौन सी सेवाएं पैदा करेंगे, इन सभी का जो गणित लगाया जाता है वो लाभ के उद्देश्य से लगाया जाता है। मेन उद्देश्य है लाभ कमाना। संसाधन जैसे कि भूमि है, श्रम है, पूंजी है, ये लोगों के निजी स्वामित्व में होते हैं। तो इसमें जो संसाधन होते हैं किसी भी चीज के उत्पादन के लिए, जैसे कि भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इनके बारे में आने वाली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। ये लोगों के निजी स्वामित्व में होता है, मतलब निजी व्यक्तियों के कंट्रोल में ये होते हैं। वे केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग उपभोक्ता द्वारा होती है। तो ये लोग जो निजी व्यक्ति होते हैं वो उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन, उन्हीं चीजों का उत्पादन करते हैं लोग जिनकी मांग कर रहे होते हैं। उपभोक्ता को जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वो जिन चीजों की मांग करते हैं, ये निजी व्यक्ति उन्हीं चीजों का उत्पादन करते हैं। वे वस्तुओं का उत्पादन सबसे सस्ती विधियों द्वारा करते हैं ताकि वे अधिकतम लाभ कमा सके। अपने सामने क्वेश्चन था कि हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें कैसे, क्या श्रमिकों का ज्यादा उपयोग करें या फिर मशीनों का ज्यादा उपयोग करें। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये जो निजी व्यक्ति होते हैं वो कैसे करते हैं, इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनकी लागत कम आनी चाहिए ताकि ये लाभ ज्यादा से ज्यादा कमा सके। तो यानी कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? केवल उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जो उपभोक्ता चाहते हैं, जो उपभोक्ता मांग करते हैं। न्यूनतम लागत पर अधिकतम मात्रा का उत्पादन करने की कोशिश की जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाएं, लेकिन उसके लिए कीमत जो है वो कम से कम लगनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उन सभी के लिए होता है जो उनके लिए भुगतान कर सकते हैं। जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान कर सकते हैं उन्हीं के लिए ये चीजें बनाई जाती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से इन तीन समस्याओं का इस तरीके से हल दिया जाता है। दूसरा है नियोजित आर्थिक प्रणाली या समाजवादी आर्थिक प्रणाली में हम संसाधनों का आवंटन कैसे करते हैं। हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो स्वामित्व होता है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में, निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, जबकि नियोजित आर्थिक प्रणाली में सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। तो सरकार का एक केंद्रीय आयोजन अधिकारी होता है जो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, उन सभी का निर्णय सरकार का ये अधिकारी लेता है। मतलब मुख्य रूप से सरकार ही ये सब तय करती है। आवंटन से संबंधित जो तीन महत्वपूर्ण समस्या देखी थी, उन सभी समस्याओं के हल के लिए सरकार ही कोशिश करती है। सरकार लक्ष्यों को निर्धारित करती है और फर्म मतलब कंपनी लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। लक्ष्य तय करने का काम सरकार करती है और उसके हिसाब से ही बाकी सारी कंपनियां चलती है। नियोजित प्रणाली में सरकार सभी को समान बनाना चाहती है। इस प्रणाली में सरकार चाहती है कि सभी लोग समान हो जाए, सभी सेम प्रकार की चीजों का उपभोग करें, सेम प्रकार की चीजों का उत्पादन करें, सभी सेम लेवल पे हो। वह उन वस्तुओं का उत्पादन करती है जिनकी आवश्यकता सभी को होती है। भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने देखा था कि जिसको जो चीज चाहिए वो खरीद लेगा, अपने आप खुद ही खरीद लेगा। इस प्रणाली में सरकार उन चीजों का उत्पादन ज्यादा करती है जिनकी जरूरत लगभग सभी को होती है। सभी की जरूरतों के हिसाब से ये काम किया जाता है। सरकार जनसाधारण की आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है कि जनसाधारण लोगों की जो बेसिक नीड है, जो बेसिक आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता है, उनकी पूर्ति हो सके, इसके लिए सरकार कोशिश करती है। उत्पादन भी उसी प्रकार से होता है। यह प्रणाली सामाजिक कल्याण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस नियोजित आर्थिक प्रणाली में मुख्य रूप से हम ध्यान देते हैं कि समाज का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, लाभ के आधार पर, उनका मेन उद्देश्य होता है लाभ, जबकि इस नियोजित आर्थिक प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है, समाज का कल्याण हो। तीसरी अर्थव्यवस्था है जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और नियोजित अर्थव्यवस्था के बीच का हिस्सा है, इसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाता है। विश्व में कोई भी अर्थव्यवस्था न तो पूरी तरीके से केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था है और न ही पूरी तरीके से बाजार या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि जो पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या पूरी तरीके से
केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था है। आज अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में अधिकतर देश, अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं जो है वो मिश्रित प्रकार की है, मतलब दोनों के ही गुण, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों ही अर्थव्यवस्था के गुण इसमें मौजूद होते हैं। किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। यह प्रणाली सरकारी नियोजन को बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ती है। अब इसमें सरकारी नियोजन भी होता है, सरकार भी प्लानिंग कर रही है, और इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था के गुण भी मौजूद होते हैं। इसमें निजी क्षेत्र द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का चयन लाभ के उद्देश्य के आधार पर निर्भर करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनियां भी होंगी, निजी कंपनियां भी होगी, और उन निजी कंपनियों का उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना। और सामने सरकार या सरकारी कंपनियां भी होगी, तो सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का चयन लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं के आधार पर निर्भर करता है। और सरकार किन चीजों का उत्पादन करेगी? लोगों की आवश्यकताएं क्या है, लोगों की आकांक्षाएं क्या है, उस आधार पर सरकार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगी। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियां भी होंगी और सरकार और सरकारी कंपनियां भी होगी। निजी कंपनियों का वही उद्देश्य, लाभ। तो ये किन चीजों का उत्पादन, किन सेवाओं का उत्पादन करेगी? जिनसे इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। सामने सरकार या सरकारी कंपनियां किन चीजों का उत्पादन या किन सेवाओं का उत्पादन करेगी? जिनमें लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सके, लोगों की आकांक्षाएं जिनमें निहित होती है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो है संसाधनों का पूर्ण उपयोग। संसाधनों के आवंटन के बाद दूसरी समस्या है संसाधनों का पूर्ण उपयोग की। अपने पास जो संसाधन है वो सीमित है, क्या उसको हम पूरे पोटेंशियल से, पूरी प्रोडक्टिविटी से उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था की एक अन्य समस्या है संसाधनों का पूर्ण प्रयोग से संबंधित है। संसाधन जैसे कि भूमि एक संसाधन है, श्रम एक संसाधन है, लोग जो काम कर रहे हैं चाहे वो मानसिक रूप से काम करे या शारीरिक रूप से काम करे, पूंजी है, एक संसाधन है। तो क्या इन संसाधनों का हम पूर्ण रूप से उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? कुछ संसाधन अपने वेस्ट तो नहीं हो रहे। यदि इन दुर्लभ संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है तो ये संसाधनों को नष्ट करने जैसा है। यदि इन संसाधनों का हम पूर्ण उपयोग नहीं करते हैं तो ये एक तरीके से वही बात होगी कि हम इन संसाधनों को वेस्ट कर रहे हैं, इन संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। तो एक अर्थव्यवस्था का कर्तव्य है कि जो दुर्लभ संसाधन है वो बिना प्रयोग के या फिर अल्प प्रयोग में न रहे। किसी भी संसाधन का हम पूर्ण उपयोग करें, ये किसी भी अर्थव्यवस्था का पहला कर्तव्य है। ऐसा तब हो पाएगा जब उत्पादन पूर्ण कुशलता से होता है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करें? हमें लोगों की कुशलता में बढ़ोतरी करनी चाहिए, लोग कुशलता से काम कर सके ताकि उनके सामने जो भी संसाधन अवेलेबल है, जो भी संसाधन उपलब्ध है, उसका पूर्ण रूप से उपयोग हो सके। तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर सके, पूरी ताकत से वो काम कर सके, आगे बढ़ सके। और इसके लिए क्या जरूरी है? लोग कुशलता से काम करें। नेक्स्ट जो समस्या है वो है संसाधनों में संवर्धि की। किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का पूर्ण उपयोग के साथ साथ यह भी जरूरी है कि संसाधनों में लगातार वृद्धि होती रहे। संसाधनों के प्रभावशाली संवर्धन के द्वारा ही समाज उच्च जीवन स्तर का आनंद उठा सकता है। यदि किसी देश में लोगों का जीवन स्तर ऊपर करना है, जीवन स्तर उच्च क्वालिटी का करना है, तो वहां पर संसाधनों की प्रभावशाली संवर्धन होना ही होना चाहिए। संसाधन लगातार बढ़ते ही रहने चाहिए। यदि संसाधनों में वृद्धि नहीं होती है तो देश अल्प विकसित ही बने रहते हैं। यदि संसाधनों में वृद्धि, संवर्धि नहीं होती है तो उस देश की स्थिति जो है वो अल्प विकसित देशों के अंतर्गत ही रह जाएगी। इसीलिए अर्थव्यवस्थाओं को प्रयत्न करने चाहिए ताकि बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनके संसाधनों में धीरे धीरे संवृद्धि होती रहे। तो किसी भी देश को यह कोशिश करता रहना चाहिए कि उनके संसाधन धीरे धीरे बढ़ते ही जाए। तो यह था अपने अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याएं: संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का पूर्ण उपयोग और संसाधनों की संवृद्धि। आपको करना क्या है? आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज कर लो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।